बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। हम ग्राफिकली भी पढ़ेंगे और डायग्रामेटिकली भी पढ़ेंगे कि और इनमें डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है। पहले जो हम टैबुलेशन का जो प्रोसेस कर रहे थे, जो टैबुलेशन था, जो इससे पहले हमने पढ़ी है क्लासिफिकेशन। टैबुलेशन में क्या थे, हमारे पास फिगर्स थे, हमारे पास क्या थे, फिगर्स थे जिनको हम डिस्कस कर रहे थे। न्यूमेरिकली फ़िगर्स थे। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा न्यूमेरिकली फ़िगर्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो ग्राफ्स के ज़रिए इजीली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, या डायग्रामेटिकली जो होता है ज़्यादा विजुअल फॉर्म ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसके लिए हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होता है कि इज़ अ गुड मैथड ऑफ कंटेनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा इन अ रेडिली अंडरस्टूडेबल फॉर्म। कि हम कुछ लोग होते हैं, हम कह सकते हैं कि बट मैनी पीपल्स हैव नो टेस्ट फॉर फिगर्स। कुछ लोगों को फिगर्स में टेस्ट ही नहीं होता, वो जल्दी और विजुअल फॉर्म जो होते हैं उसमें अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होते हैं तो इसके लिए बेस्ट वे है। हम कहते हैं दे वुड प्रेफर अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन वेयर फिगर्स कुड बी अवॉइडेड। वो ऐसा कोई मतलब फिगर्स से बचने के लिए ही ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को हम पेश करते हैं। और इसका मकसद हमारे पास क्या होता है कि हमारे विजुअल फॉर्म में अच्छी से अच्छे पॉइंट्स, लाइंस, एरिया या अदर स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो बहुत ही आसानी से हम उसको काउंट कर सकें और समझ सकें। अगर हम कहते हैं कि द डिफरेंस, अगर हमारे पास कहते हैं कि डिफरेंस क्या है डायग्राम में और ग्राफ्स में, जो ग्राफ्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस कर्व होते हैं, और जो हमारे पास डायग्राम होते हैं हम कहते हैं 1 and 2 and 3 डायमेंशन फॉर्म ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस हम अगर कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड डायाग्राम, तो हमारे पास क्या होता है, डायाग्राम्स जो होते हैं विजुअल फॉर्म में होता है, विजुअल फॉर्म होता है, और जो ग्राफ्स होते हैं हम कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस कर्व होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, कॉन्टिन्यूस कर्व होते हैं। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ्स एंड डायाग्राम। हम क्या कह रहे हैं, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ग्राफ एंड डायाग्राम इज दैट अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय अ कॉन्टिन्यूस कर्व and while a diagram is any other 1, 2 और 3 डायमेंशन फॉर्म ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो ये मेन डिफरेंस है। जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस कर्व के लिए होता है, और जो डायग्राम है वो कॉन्टिन्यूस नहीं बल्कि डिस्क्रीट एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। अगर मैं डायाग्राम्स को ही डिस्कस करती हूँ, हमने ग्राफ्स को तो देख लिया, फिर मैं इसके आगे आपको प्रॉपर एग्ज़ाम पढ़ाती हूँ और इनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब अगर हम लेते हैं डायाग्राम्स, अब डायाग्राम्स हमारे पास क्या हैं, हम कहते हैं कि डायाग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन इज़ बी सूटेड टू स्पेशल सीरीज एंड डेटा स्प्लिट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। Whenever a comparison of the same time of data at the different places is to be made, diagrams will be the best way to do। कि अगर हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं सेम टाइप ऑफ डेटा की डिफरेंट प्लेसेस में, तो इसके लिए हमारे पास जो डायाग्राम है वो बेस्ट वे है। अब इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं, नीटली कंस्ट्रक्टेड डायाग्राम्स और मोर अट्रैक्टिव होते हैं। अब डायाग्राम्स के हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं, इसको हम यूज़ करके क्या चीज़, तो हम कहते हैं फर्स्टली जो हम इसका पहला जो एडवांटेज हमारे पास क्या है कि जो होते हैं मोर अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल फिगर। तो हमारे पास क्या होगा, मोर अट्रैक्टिव होते हैं। फिर विजुअल फॉर्म में होते हैं तो ईज़िली अंडरस्टूडेबल होती हैं, हमें जल्दी समझ आ जाते हैं, फर्स्ट नज़र में देखते ही हमें समझ लग जाती है कि ये क्या है। दूसरा, लीव मोर अफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द माइंड। क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माइंड, ठीक है, कि हम जैसे क्योंकि पिक्चर जो होती है वो वैसे भी जल्द हमारे जहन में आ जाती है, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ माइंड। कि अगर हम कोई विजुअल फॉर्म में देखते हैं या डायग्रामेटिकली या किसी कर्व में बने हुए हम कोई चीज़ देख रहे हैं, तो वो हमारे जो माइंड में ज़्यादा देर तक महफूज रह सकेगी। तो वो हम क्या कह सकते हैं, जो डायाग्राम्स होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड होता है।
तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं डायाग्राम्स में। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायाग्राम्स हैं जिनको हम ग्राफिकली डिस्कस भी करेंगे, डायाग्राम्स बना के डिस्कस करेंगे। तो जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं डायाग्राम्स की, अब उनको हम डिस्कस करते हैं। डायाग्राम्स और ग्राफ में समझ आ गया कि ग्राफ हमारे पास कॉन्टीन्यूस कर्व होता है और जो डायाग्राम्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 1, 2 और मोर या 3 डायमेंशन फॉर्म ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। फिर डायाग्राम्स जो होते हैं वो मोर इफेक्टिव होते हैं, बट डिफरेंट टाइप्स हमारे पास क्या होता है, लीनियर एंड 1 डायमेंशन। अगर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है, अब डायाग्राम्स में भी बात कर रहे हैं कि सिंपल बार चार्ट जिन्हें हम कहते हैं लीनियर एंड 1 डायमेंशन डायाग्राम। मैं इधर लिख लेती हूँ फर्स्ट, लीनियर एंड 1 डायमेंशन डायाग्राम्स। अच्छा, लीनियर या 1 डायमेंशन डायाग्राम्स में हमारे पास क्या होता है कि हम रीड करते हैं ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक्स को। हम इसमें किसको रीड कर रहे होते हैं, ओनली 1 वेरिएबल या करेक्टरिस्टिक्स को कर रहे होते हैं। अब इसी की मैं एग्जांपल दे के आपको समझाती हूँ कि इसके एग्जांपल मेरे पास है। अगर हम लेते हैं सिंपल बार चार्ट, हम क्या ले रहे हैं, सिंपल बार चार्ट ले रहे हैं। अब सिंपल बार चार्ट अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो हमारे पास होते हैं कि सिंपल बार चार्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सिंगल वेरिएबल और कैरेक्टरिस्टिक या स्टडी ओनली 1 वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हमारे सिंपल बार में क्या आ जाता है, स्टडी ओनली 1 वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो एक वेरिएबल के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल बार चार्ट, या हम कहते हैं लीनियर एंड 1 डायमेंशन डायग्राम। लीनियर और 1 डायमेंशन डायग्राम में ही सिंपल बार चार्ट आता है। लीनियर और 1 डायमेंशन डायग्राम्स क्या होती है, दे स्टडी ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक और 1 वेरिएबल। इसी तरह सिंपल बार चार्ट में हम कहते हैं कि स्टडी ओनली 1 वेरिएबल और कैरेक्टरिस्टिक। हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल के कैरेक्टरिस्टिक की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं सिंपल बार चार्ट। अगर मैं बना लेती हूँ इसी तरह, जो मेरे पास एक बार चार्ट मैं बनाने लगी हूँ जिसमें मैं इधर ईयर ले लेती हूँ और यहाँ आपके पास जो डेटा हम ले रहे हैं, अगर मैं कहती हूँ कि बार चार्ट जो है वो शोइंग द टर्न ओवर ऑफ द कंपनी फॉर 5 ईयर्स। अगर हम टर्न ओवर जाते हैं, अपनी एक कंपनी है तो उसके बारे में जो हम डिटेल हमें मिलेगी वो हमें बार चार्ट से मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले रही हूँ, यहाँ मेरे पास 10,000 आ गए हैं, यहाँ मेरे पास 20,000 आ गए हैं, यहाँ 30,000 है, यहाँ 40,000 है। अब ये जो मेरी कंपनी है, मैंने टर्न ओवर जाना है 5 ईयर्स प्रीवियस, तो ये मेरे पास क्या है, मैं आपको साथ लिख के भी बताती हूँ। अब इसी को मैं ले लेती हूँ 1995 ले लेती हूँ, 1994 ले लेती हूँ, 1993 ले लेती हूँ, 1992 ले लेती हूँ, 1991। तो स्टूडेंट सिंपल बार चार्ट क्या है कि मैं जो कंपनी है, मैं इधर क्या कर रही हूँ, कंपनी क्या कर रही है, कैलकुलेट कर रही है टर्न ओवर फॉर प्रीवियस 5 ईयर, फॉर प्रीवियस 5 ईयर। ठीक है, तो उसकी जो प्रोग्रेस रही है कंपनी की, वो अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जो सॉल्व करी है बाय दी सिंपल बार चार्ट के ज़रिए, तो वो आपको इजीली समझ में आ रहा है कि जो हमारी 1995 में प्रोग्रेस थी वो क्या थी, 1994 में क्या प्रोग्रेस थी। टर्न ओवर जा रहे हैं ना, हम पीछे की तरफ देख रहे हैं कि हमने 5 ईयर्स में कितना अपने आप को प्रोग्रेस किया, अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके गए हैं। तो ये जो हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं सिंपल बार चार्ट। तो सिंपल बार चार्ट की हमारे पास क्या डेफिनेशन है कि सिंपल बार चार्ट कंसिस्ट ओनली ऑफ 1 और सिंगल वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक, या हम ये भी कह सकते हैं कि स्टडी ओनली 1 वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं कह रही हूँ कि बार डायग्राम जो है शोइंग द टर्न ओवर ऑफ अ कंपनी फॉर 5 ईयर्स, तो हमने 5 ईयर्स लिए हैं जिन पे वो अपनी प्रोग्रेस जो है ईयर्स के हिसाब से शो कर रही है। इसी तरह अगर हम डायग्राम्स में सेकंड पे जाते हैं तो हम कहते हैं एरियल ऑफ 2 डायमेंशन डायग्राम्स। एरियल और 2 डायमेंशन डायग्राम्स हमारे पास क्या होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स, सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स हैं, स्क्वायर्स है, एरियाज है विच आर प्रोपोर्शनल।
तो हमारे पास जो था लीनियर एंड वन डायमेंशन डायग्राम, उनमें हम कंसिस्ट करते थे सिंपल बार चार्ट पे होता है, मल्टी बार्स पे होता है, कंपोनेंट बार चार्ट्स पे होता है, जो कि हमारे पास वन कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है। अब इसी में सिंपल बार चार्ट में जो हमारा सेकंड आ जाता है मल्टीपल बार चार्ट, तो मल्टीपल बार चार्ट जो है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो भी बताती हूँ। ये तो हमारे पास था सिंपल बार चार्ट, अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल बार चार्ट। सेकेंड हमारे पास क्या है, मल्टीपल बार चार्ट। स्टूडेंट ये नेम से ही शो हो जाता है कि ये किस चीज़ के, जिस तरह हमने पढ़ा था सिंपल बार चार्ट, मतलब उसमें हम ओनली वन वेरिएबल को स्टडी कर रहे थे। यहाँ है मल्टी बार चार्ट, इसका मतलब है हम टू और मोर वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, टू और मोर वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। जिस तरह के सिंपल बार चार्ट में हम क्या कर रहे थे कि ओनली वन वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे थे, मल्टी बार चार्ट में आप करोगे टू और मोर वेरिएबल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करोगे। अब इसी की मैं एग्जांपल ले लेती हूँ बाय द डायग्राम, कि अगर हमने क्या करना है कि ड्रॉ करें मल्टीपल बार चार्ट को प्रोडक्शन के हिसाब से, कि अगर हम प्रोडक्शन देख रहे हैं कि एरिया के क्या है और प्रोडक्शन क्या है, हमारे पास एरिया क्या है या प्रोडक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल हम 3 इयर्स ले रहे हैं, इनमें से कोई भी ले रहे हैं, एक 1995 ले लेते हैं, एक 1994 लेते हैं, एक 1993 ले लेते हैं। अब हमने अपनी प्रोडक्शन नोट करनी है। यहाँ मैं ले लेती हूँ 600 एकड़, हम जो भी लेंगे अभी ज़मीन, 18 और 24 एंड सो ऑन, आगे जितना भी जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें हमने क्या करना है कि टू और मोर वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना है। यहाँ मैं ले रही हूँ, जो मेरे पास ज़मीन है एकड़ के हिसाब से मैं नोट करूँगी, वो मेरे पास ये आ गई है, ठीक है, जिसको मैं मुख्तलिफ सिंबल से शो कर दूँगी। बट जो मेरी प्रोडक्शन है वो इसके साथ ये शो हो रही है। इसी तरह यहाँ जो मेरे एकड़ ज़मीन थी वहाँ बढ़ी है, इसी तरह जो प्रोडक्शन है उसमें भी इजाफा हुआ है। इसी तरह 1994 में हमारे पास हमने मोर एकड़ ज़मीन ऐड की है, तो इसी तरह जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, टू और मोर वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, टू और मोर वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स को। आपने साथ ये डिस्क्राइब भी करना है कि जो आप ये वाला खाना ले रही हो जिसमें आप लाइंस लगा रहे हो, डाटा आर शोइंग अबाउट द एकड़ ज़मीन, ठीक है, यहाँ आप लेते हो लैंड एकड़, और यहाँ आप जो सिंपल है ये आप शो कर रहे हो प्रोडक्शन को। तो आपके पास ये क्या आ गई है कि ये लैंड शो हो रही है और ये प्रोडक्शन शो हो रही है। तो यहाँ हम क्या ले रहे हैं, टू वेरिएबल्स ले रहे हैं और टू वेरिएबल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो मल्टीपल बार चार्ट और सिंपल बार चार्ट में क्या फ़र्क है, सिंपल बार चार्ट में हम ओनली वन वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लेते थे, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हमारे पास जो था एक वेरिएबल के एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी कर रहे थे। लेकिन मल्टीपल बार चार्ट में हम क्या कहते हैं कि टू और मोर वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, कि हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने 3 ईयर सेलेक्टेड की हैं, फिर उनकी प्रोडक्शन देखेंगे, प्रोडक्शन कितनी है, एकड़ ज़मीन कितनी है, लैंड कितनी है। इसी तरह हमारे पास यहाँ लैंड इंक्रीज़ हुई, हमारे पास प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुई, यहाँ थोड़ी सी और लैंड इंक्रीज़ हुई तो प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ हुई। तो ये आपने अपने सिंबल्स शो भी करने हैं कि लैंड किसको शो कर रहा है, प्रोडक्शन। इस तरह ये जो डायग्रामेटिकली हम शो करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, विजुअल फॉर्म में मोर इजीली अंडरस्टैंड होता है, इफेक्टिव रिजल्ट होता है और लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड होता है, कि हम अपने ईजिली उसको माइंड में रख सकते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसी तरह कंपोनेंट बार चार्ट है। स्टूडेंट कंपोनेंट बार चार्ट में हम करते हैं कि डिवाइड इनटू टू और मोर सेक्शंस, कि हम उसको सेक्शंस में जो है चेंज कर लेते हैं। अब इसी तरह मैं अगर आपको पढ़ाती हूँ, यहाँ मैं यही बता देती हूँ आपको, जो सिंपल बार चार्ट था, अब हमारे पास क्या है, कंपोनेंट। कंपोनेंट्स आपको पता भी है कि कंपाउंड करना, इकट्ठा करना, कंपोनेंट बार चार्ट। स्टूडेंट कंपोनेंट बार चार्ट में हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि डिवाइड इनटू टू और मोर सेक्शन। हम क्या करते हैं, डिवाइड इनटू टू
और मोर सेक्शन, कि जो हमारे पास वेरिएबल दिया होता है जिसके हम करेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसी की मैं अगर आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा। स्टूडेंट, अगर मैं डिवीज़न कर रही हूँ, जेंडर की ले रही हूँ कि मेल और फीमेल्स में फाइंड करना चाह रही हूँ कि रावलपिंडीज़ में मेल कितने और फीमेल्स कितनी हैं, इसी तरह सरगोदा में कितनी हैं, पेशावर में कितनी हैं, लाहौर में कितनी हैं, तो ये मेरे पास डिवीज़न। तो अगर मैं कहती हूँ कि कंपोनेंट बार चार्ट शोइंग द पॉपुलेशन ऑफ द डिवीज़न, अगर फॉर एग्जांपल मैं डिवीज़न कर रही हूँ, ये मेरे पास डिवीज़न है और मैं अब इसको कैसे शो करूँगी, यहाँ मैं ले लेती हूँ 3 सिटीज़ ले लेती हूँ। एक मैं पेशावर ले लेती हूँ, पेशावर है, एक लाहौर है और एक हमारे पास इस्लामाबाद है। अब यहाँ मैंने, क्योंकि कंपोनेंट बार चार्ट में मैंने क्या कहा है कि डिवाइड इनटू 2 और मोर सेक्शंस, तो यहाँ अब मैं ले रही हूँ 0, 10, 20, 30, 40, जो भी फिगर आप ले रहे हो अपने हिसाब से। अब यहाँ मेरे पास ये कंपोनेंट बार चार्ट, ये पेशावर, ये हमारे पास लाहौर और ये इस्लामाबाद। अब स्टूडेंट, मैंने आपको कहा है कि डिवाइड इनटू 2 और मोर सेक्शंस। अब मैंने इसमें बताने कि पेशावर में मेल्स कितने और फीमेल्स कितनी हैं, फिर लाहौर में बताना है कि लाहौर में मेल्स कितने और फीमेल्स कितनी हैं, फिर मैंने इस्लामाबाद में बताना है कि इस्लामाबाद में मेल्स कितने और फीमेल्स कितनी हैं, फिर मैंने अब इनको शो भी कराना है। ठीक है, अगर मैं लाइंस लगा के ये एरिया शो करा रही हूँ फॉर फीमेल्स, तो ये मैंने अपने कीवर्ड्स में डिस्क्राइब भी करना है कि जो हमारे पास एम्प्टी बॉक्स है उसको हम कह रहे हैं कि एज अ मेल शो कर रहे हैं, डिवीज़न कर रहे हैं ना, डिवीज़न ऑफ द पॉपुलेशन है। ये हमारे पास क्या है, डिवीज़न ऑफ पॉपुलेशन कितने सिटीज़ की हैं, 3 सिटीज़ की। और ये हमारे पास जो बॉक्स है जिसमें हमने लाइंस लगाई हैं, तो वो हमारे पास किसको शो कर रहे हैं, फीमेल्स को। तो इसी तरह हम कहते हैं कि जो हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट है वो डिवाइड करता है 2 और मोर सेक्शंस में। मैंने एक सेक्शन लिया जिसमें मैंने पेशावर में मैंने ये शो करना है कि मैं पॉपुलेशन की डिवीज़न कर रही हूँ कि यहाँ फीमेल्स कितनी हैं और मेल कितने हैं। तो ये फीमेल्स हैं हमारे पास और ये मेल हैं, ये हमारे पास फीमेल्स हैं लाहौर की, ये मेल हैं, ये फीमेल्स। तो इस तरह हम ये ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें पता चल जाएगा फीमेल्स की तादाद ज़्यादा है या मेल्स की तादाद ज़्यादा है। तो जो हमारे पास डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होती है वो इसी वजह से हमारे पास इजीली, कि एक तो इफेक्टिव होती है, दूसरा लॉन्ग लास्टिंग होती है कि हम इजीली उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरह ये तो स्टूडेंट हमारा सब आ रहा था कि सिंपल बार चार्ट में आ रहा था या लीनियर या 1 डायमेंशन डायग्राम्स में, जिसमें हम ओनली 1 वेरिएबल को स्टडी करते हैं। अगर मैं कहती हूँ एरियल और 2 डायमेंशन डायग्राम्स, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, रेक्टेंगल्स आ जाते हैं, सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स आ जाते हैं, स्क्वायर्स आ जाते हैं। एरियल और 2 डायमेंशन डायग्राम्स में अगर मैं लेती हूँ रेक्टेंगल्स और सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स, तो ये हमारे पास क्या हैं, इनको भी मैं डिस्क्राइब करती हूँ। अब मेरे पास आ रहे हैं रेक्टेंगल्स एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। स्टूडेंट, इसकी बड़ी इजीली एग्जांपल है हमारे पास कि रेक्टेंगल्स और सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स में क्या होता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी बाय रेक्टेंगल, बोथ लेंथ and breadth of the rectangles are used. Subdivided rectangles are drawn from the data where the quantities along with their components is to be compared हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो मेन चीज़ होती है कि ईच कंपोनेंट जो होता है वो परसेंटेजेस में शो होगा। ठीक है, जो भी हम शो करेंगे इसके बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी इस डायग्राम्स में, वो एक तो परसेंटेज में हम शो करेंगे। दूसरा, हम जो टेकिंग इक्वल लेंथ इक्वल होगी 100 यूनिट्स की, फिर हम उसको प्रोपोर्शन में जो है डिवाइड करेंगे। लेंथ हमारी क्या होगी, 100 यूनिट्स में होगी, फुल होगी, लेकिन उसको हमने पोर्शंस में डिवाइड करना है। फिर हमने उनको डिवाइड कैसे करना है कंपोनेंट्स में, वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि मैं 2 फैमिलीज़ ले रही हूँ, ठीक है, जिनमें ए और बी है। अब रेक्टेंगल्स एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स में हमारे पास क्या है कि हमने अपने जो डेटा है उसको फुल 100 में ले रहे हैं, लेकिन जो उसका डेटा वो परसेंटेजेस में शो करेंगे। अब यहाँ मेरे पास मैं अगर कहती हूँ कि ये लेंथ हमारी 100 में ही
आएगी। अगर मैं ले भी रही हूँ, मैं ये ले लेती हूँ 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100, तो परसेंटेज जो मेरी 100 में होगी। अब मैं यहाँ ले लेती हूँ एक फैमिली ए है और एक फैमिली बी है, तो ये जा 100 में ही रही है, 100 में ही होगी, ठीक है, फैमिली ए एंड फैमिली बी। अब मैं इनको बताऊंगी कि ये यूज़ क्या करते हैं। अगर मैं फर्स्ट ले रही हूँ फूड, तो जो फैमिली ए है वो फूड पे इतना खर्चा करती है, मंथली जो है वो फूड पे कितना खर्चा करती है, और जो फैमिली बी है वो फूड पे कितना खर्चा करती है एज़ कम्पेयर टू ए है जो है वो लेस करती है। तो ये जो इनका खर्चा है ये किस पे कर रहे हैं, फूड पे कर रहे हैं। अब इसी तरह क्लॉथिंग लेते हैं, ये जो फैमिली ए है ये जो खर्चा करती है क्लॉथ्स पे ये इतना करती है, और जो फैमिली बी है उसका जो खर्चा है एज़ कम्पेयर टू फैमिली ए तो वो उस पर क्या करती है, ज़्यादा। तो ये हमारे पास जो पोर्शन है ये क्लॉथ्स का है, जो कि बता रहे हैं कि फैमिली ए और बी कितना स्पेंड करती है इस पर। अगर हम कहते हैं कि टूर पे या ग्रॉसरी, फर्स्ट हम ले लेते हैं ग्रॉसरी का, तो टूर पे अगर टूर करते हैं फैमिली जो है फैमिली ए एंड बी, तो ये कितना खर्चा करती है, ये आप मुख्तलिफ सिंबल्स में शो करोगे, और फैमिली बी जो है वो एज़ कम्पेयर टू फैमिली ए ज़्यादा करती है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड कर रहे हो। इसी तरह अगर हम कहते हैं एजुकेशन, ये जो है फैमिली ए एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करती है एज़ कम्पेयर टू बी, तो ये डिस्क्राइब कर रही है एजुकेशन। तो इस तरह हम टू वेरिएबल्स को ईज़िली सब रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके, हमें रेक्टेंगल्स में मुख्तलिफ पोर्शन कंपोनेंट्स में डिवाइड करके पता चल जाता है। कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है कि फैमिली ए और फैमिली बी के दरमियान, जिस तरह हमें इस डायग्राम्स में नज़र आ रहा है कि फूड पे फैमिली ए कितना पर खर्च कर रही है, फैमिली बी कितना खर्च कर रही है, फिर क्लॉथ्स का देख लें, टूर पे कितना खर्च कर रही है, एजुकेशन पे। तो जो रेक्टेंगल्स और सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स होते हैं ना, तो स्टूडेंट उनके ये हैं कि वो एक तो क्या लेना है हमने, परसेंटेजेस में कंपोनेंट्स जो होंगे, जो भी हम पार्ट शो करें, और इसको भी आपने सिंबल्स में शो करना है। आपने कैसे शो करना है कि जो आप फूड को शो कर रहे हो तो आपने ये लिखना है कि ये फूड को शो कर रहा है। इसी तरह क्लॉथ्स को जो शो कर रहे हैं सिंबल्स, आपने उनको भी शो करना है कि ये क्लॉथ को शो कर रहा है। इसी तरह टूर के लिए जो हमने शो कराए हैं तो वो टूर के लिए ये मस्ट होते हैं, और इसी तरह एजुकेशन के लिए भी जो आपने शो कराया उसको भी आपने शो कराना है। तो ये हमारे पास जो था टॉपिक रेक्टेंगल्स और सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ये डायग्राम्स का ही है, पिक्टोग्राम और पायर डायग्राम। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि इन सब डायग्राम्स में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो पिक्टो डायग्राम्स और हमारे पास पाई डायग्राम है। स्टूडेंट पिक्टो डायग्राम्स जो है ना, इसका बहुत ही अच्छी खुसूसियात है कि ये एज अ पिक्चर, एज अ विजुअल फॉर्म जो है हम शो कर रहे होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। पिक्टो डायग्राम्स में हम क्या कहते हैं, पिक्टो डायग्राम इज़ अ पॉपुलर डिवाइस फॉर पोर्ट्रेटिंग द स्टैटिस्टिकल डेटा बाय मीन्स ऑफ पिक्चर्स एंड स्मॉल सिंबल्स। हम क्या करते हैं, स्मॉल सिंबल्स ले लेते हैं, पिक्चर्स ले लेते हैं, जिसमें हम बहुत ही अपना बड़ा डेटा ले लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप एक यूनिट्स को 10,000 कन्वर्ट करके उसको काउंट कर रहे हो तो आपके लिए बड़ी इजीली अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान हो जाता है सिंबल्स के ज़रिए कि आपके पास कितनी क्वांटिटीज़ है या क्या आपके पास सिचुएशन आ रही है। अपने ये मैं आपको भी डायग्राम से, फॉर एग्जांपल हमारे पास ईयर्स ले लेते हैं और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयर्स ले लेते हैं। पिक्चर डायग्राम्स में आपको बना के दिखा रही हूँ कि ये क्या होती है, पिक्चर होती है, विजुअल फॉर्म होती है। उस पिक्चर्स को हम अपने न्यूमेरिकल फिगर्स दे के शो करते हैं, और कैसे करते हैं ताकि ईजिली और इफेक्टिव अंडरस्टैंडेबल हो। अब पिक्चर डायग्राम्स में हम क्या कह रहे हैं कि मैंने लिए ईयर्स, और यहाँ मैं ले रही हूँ कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयर्स कितने आए हैं इस ईयर्स में, मेरे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयर्स कितने आए हैं, कितने मुलाजिम आए हैं नौकरी करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं 1995 लेती हूँ, 1996 ले रही हूँ, 1997 ले रही हूँ, तो इसमें मेरे पास कितने आए हैं। अगर मैं कहती हूँ यहाँ 4000 आए हैं, ठीक है, यहाँ मेरे पास कितने आए हैं, मैं कहती हूँ यहाँ मेरे पास आए हैं जी 6500, यहाँ मेरे पास कितने आए हैं 900 कह देती हूँ, 9 भी नहीं, मैं कहती हूँ 10,000 आए। अब स्टूडेंट जो मैं पिक्चर डायग्राम्स बनाऊंगी तो उसमें मैं जो शो करूंगी ये, ठीक है। अब इसमें मेरे पास क्या है कि यहाँ मैंने अपने फिगर्स शो करने हैं कि मैं जो ले रही हूँ 1995 ले रही हूँ, फिर मैं कौन सा ले रही हूँ 1996 ले रही हूँ, और फिर मेरे पास क्या है 1997 है।
1990। तो ये जो है ये लाइंस अब इसमें मैं डिस्क्राइब करूँगी कि मेरे पास कितने हैं एम्प्लॉयर्स, साथ में लिखूँगी भी कि वन एम्प्लॉयर, जो ये वन एम्प्लॉयर शोज़ कितना फिगर कर रहा है, जो भी मैं लिख रही हूँ। अगर ये मैं ले रही हूँ कि ये 1000 शो कर रहा है, तो फिर मैं इधर ज़रा कम लिख देती हूँ 8000। यहाँ अगर मैं कह रही हूँ कि 1000, ये जो पिक्चर है, सिंबल्स जो मैं यूज़ करूँगी वो आपको क्या शो करेगा, वन सिंबल शो करेगा 1000 को। अब मैंने आपको कहा है कि 1995 ईयर्स में आपके पास 4000 एम्प्लॉयर थे। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स थे, 4000। तो 4000 में आपको कैसे, क्योंकि वन सिंबल जो है वो शो कर रहा है 1000 को, तो ये मेरे पास हो गया 1000, ये मेरे पास हो गया 2000, ये मेरे पास हो गया 3000 और ये मेरे पास क्या हो गया 4000। तो एज अ सिंबल या पिक्चर्स को देखते हुए मुझे इजीली पता चल रहा है कि 1995 में, क्योंकि मैं कह रही हूँ सिंबल जो है वन सिंबल 1000 को शो कर रहा है, तो मेरे पास 4000 एम्प्लॉयर्स जो हैं वो एम्प्लॉय किए गए हैं इन अ कंपनी। अब 1996 में मैंने क्या है कि 6500 है, तो फिर मैंने क्या करना है कि 1000 ये शो कर रहा है, ये 2000 शो कर रहा है, ये 3000 शो कर रहा है, ये 4000, ये 5000, ये 6000 एंड 6000 एंड हाफ है ना, तो इसको भी मैं क्या करूँगी, हाफ करूँगी ये। तो इस तरह हमें इजीली पता चल जाएगा कि कितने एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय किए गए हैं इन 1996। तो 6000 एंड हाफ 500, 6500। इसी तरह अगर 8 में ले रही हूँ 800 एम्प्लॉयर्स, तो यहाँ भी जो हमारे पास सिंबल हैं वो हमारे पास कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, क्योंकि एक सिंबल जो है वो शो कर रहा है 1000 को, कितने को, 1000 को शो कर रहा है। इसी तरह जो हमारे पास साफ तरीके से और अफेक्टिव तरीके से अगर बने तो ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन दे देता है माइंड पे एज अ पिक्चर। तो पिक्टो डायग्राम्स इस वजह से आपके बहुत फेमस होती है। पिक्टो डायग्राम्स क्या है कि आप एज अ पिक्चर जो हो, एज अ सिम्बल्स जो हैं अपनी डेटा को शो करते हैं इन अ डायाग्राम, जो कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द माइंड होता है। इसी तरह मैंने एग्जांपल दी कि ईयर्स और नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स की, हमने कि इस साल में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ किए हैं इन अ कंपनी। इसी तरह 1996, तो ये हमारे पास कंपैरिजन भी हो जाता है और इजीली इतनी बड़ी रकम को 4000 8000 को एक डायग्राम्स में शो करना बहुत ईजी होता है। अगर हम इसी को न्यूमेरिकली शो करते हैं तो हो सकता है हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आ जाती है और ईजिली अंडरस्टैंडेबल भी ना हो सकता, लेकिन इसके ज़रिए हमारे पास कम जगह पे बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल डेटा जो है हमारे पास कवर हो जाता है। इसी तरह जो लास्ट है जिसको हम कहते हैं पाई डायग्राम, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाई डायग्राम्स की क्या है कि हमारे पास जो टोटल एरिया होता है वो 360 होता है, उसका फार्मूला भी होता है। आप इसको भी कंपोनेंट्स पार्ट में चेंज करके एज अ सर्कल जो होता है पाई डायग्राम मुख्तलिफ अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हो। मैं इसको भी डिस्क्राइब कर देती हूँ, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, पाई डायग्राम। स्टूडेंट ये हमारे पाई डायग्राम्स जो है ये एज अ सर्कल जो है हमारे पास दिया गया होता है, ठीक है, जिसमें हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बना के जो है इसको शो करते हैं। लेकिन उस कंपोनेंट्स बनाने से पहले हम जो हमारे पास अपनी कहते हैं कि हमारे पास जो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं या अपना डेटा जो है उसको उस फार्मूले से गुजार के फिर ही चेंज करते हैं, क्योंकि हम इसको एंगल के तौर पर लेंगे। तो फार्मूला क्या होगा एंगल ड्राइव करने का, हमारे पास मैं कहती हूँ कि फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, जो कंपोनेंट पार्ट हमारे पास गिवन होगा, फिर डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360। 360 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो फुल सर्कल है इसका जो हमारे पास जो डिग्री है वो 360 डिग्री के। तो हम इसमें क्या कहते हैं, कंपोनेंट पार्ट जो आपके पास पार्ट होगा गिवन जो हमने डिवाइड कर रहे हैं, फिर होल क्वांटिटी, फिर तमाम क्वांटिटी जो हम कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 360 उस आंसर को कर देंगे। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं अपने घर की एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैं फूड पे कितना खर्च कर रही हूँ, ठीक है, क्लॉथिंग पे कितना कर रही हूँ, हाउस रेंट मेरा कितना है, फ्यूल पे कितना दे रही हूँ, या एजुकेशन भी कितना दे रही हूँ, तो वो आप कंपोनेंट पार्ट के ज़रिए इसमें डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, ये फार्मूले के तहत आप कोई भी वैल्यूज़ लेके उसको ड्राइव करके तो फाउंड कर सकते हो। ये मेरे पास क्या हो गया, फूड हो गया, ठीक है, ये मेरे पास क्लॉथिंग हो गई है, ये मेरे पास हाउस रेंट हो गया है और ये मेरे पास फ्यूल हो गया है।
लेकिन मैंने इनको मुख्तलिफ ज़रा सा मुख्तलिफ मैं कंपोनेंट पार्ट में चेंज कर दूँगी ताकि आपको पता चले कि ये जो कंपोनेंट पार्ट है ये किसको शो कर रहा है, तो ये आपने लाजमी कर देना है। और ये आपने साथ डिस्क्राइब भी करना है कि ये पार्ट हमारे पास जिस तरह हम पिछले डायग्राम्स में शो करते हैं तो इसमें भी आपने शो करना है। स्टूडेंट ये तो हमारे पास थे ग्राफिकली, हमने कहा था कि रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिकली क्या होती है। ग्राफिकली इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ्स जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूस कर्व होते हैं, लेकिन जो डायग्राम्स होती हैं वो 1, 2 और मोर डायमेंशन कर्व होते हैं, मतलब क्या डिस्क्रीट होंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा है, सिंपल बार चार्ट पढ़ा है जिसमें हमने ओनली वन वेरिएबल को करेक्टरिस्टिक किया है। मल्टीपल बार चार्ट पढ़ा है जिसमें हमने 2 और मोर वेरिएबल्स को डिस्कस किया है। मल्टीपल बार चार्ट के बाद हमने सब रेक्टेंगल्स को किया है, पिक्टो डायग्राम्स के, पाई डायग्राम्स के, ये तमाम डायग्राम्स जो हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह कल हम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।